हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडीओ हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और ये आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पहली वीडियो हमने कवर कर ली है जिसमें कि हमने यूरोपियन जो कंपनी थी उनका भारत में आगमन और उन्होंने किस तरीके से कौन सी फैक्ट्री स्थापित की, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको हमने डिस्कस किया विथ एक्सप्लेनेशन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के लिए लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि देखिए इसने सबसे पहले बंगाल में गवर्नर का पद संभाला था। प्लासी का युद्ध आपको पता होगा 23 जून 1757 में हुआ था। बंगाल का नवाब था उस टाइम सिराजुद्दौला। उसको हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की इसने नींव रखी थी प्लासी के युद्ध के समय। और ये उस टाइम पे कौन था? क्लाइव था। फिर प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। इतना बड़ा कदम पहली बार उठाया गया था। फिर 1758 से 60 और 1765 से 67 तक वो बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बक बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए 69 नंबर का जो बीपीएससी है उसमें पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई जो कि अक्टूबर 1764 में हुई थी, मीर कासिम उस टाइम पे कौन था? अवध का नवाब था। ठीक है, तो मीर कासिम अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। उस टाइम पे ये क्लाइव नहीं था, हेक्टर मुनरो उस टाइम पे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था बक्सर की लड़ाई में। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये संधि मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी बक्सर का। ठीक है, और अगर पूछा जाए ना कि जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम पे बंगाल का शासक कौन था? तो मीर जाफ़र था। ठीक है, मीर कासिम तो लड़ाई में था तो मीर जाफ़र बचा। चलिए, तो किसके किसके बीच होता है? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये मुगल बादशाह था 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद रज़ा खान। मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रज़ा खान, इसने क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद में मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी अगस्त 1765 के अनुसार। भगौड़े जो शाह आलम था उसको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इसकी दीवानी राइट्स दे दी अस्थाई रूप से। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कंपनी की दे दिया और इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए सालाना देती थी और निज़ामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए हमेशा देगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सौदेबाजी हुई थी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। तो अगर हम बात करें, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। एक तो मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान, दूसरा बिहार के लिए राजा शिताब राय। ठीक है, तो राजा शिताब राय की नियुक्ति की किसने? ये क्लाइव ने की थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रज़ा खान, बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रज़ा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। तो इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया? अभी हमने देखा था इसको इलाहाबाद की संधि में। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। फिर क्या होता है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, उसी टाइम होती है 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 में। ये इसमें क्या होता है? अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला होता है उसने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम को देने का वादा किया। ठीक है, तो इलाहाबाद और कड़ा का इलाका मुगल बादशाह शाह आलम को मिल गया और शाह आलम ने पहली संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय
जो कि मुगल बादशाह था, उसका संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय इसके जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन के रह गए। ठीक है, तो ये वही है बहादुर शाह द्वितीय। ये जब 1857 की क्रांति होती है ना, उस टाइम पे यही शासक था। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। शाह आलम द्वितीय 1764 यानी बक्सर के युद्ध के समय थे, इलाहाबाद की संधि के समय। द्वैध शासन का जनक हम किसको कहते हैं? तो लियोनेल कर्टिस को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन किसने चलाई, तो क्लाइव ने चलाई। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई? रॉबर्ट क्लाइव थी, अभी हमने देखा था। अगर हम बात करें कि क्लाइव के समय 1765 में हुई थी और वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इसको समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रज़ा खान, जिसको कि मुर्शिदाबाद का बनाया था, और राजा सिताब राय, जो कि बिहार का बना था, उसको पदच्युत कर दिया। ठीक है, मतलब पद से हटा दिया। अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? क्योंकि बांटो और राज करो की नीति थी उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी है, इसलिए बहुत सारे दंगे फसाद होते रहते हैं। उस टाइम पे भी लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर वो सभी एकजुट होकर अगर भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ रहते तो ऑब्वियसली हमारा जो पास्ट था वैसा नहीं रहता। तो अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण था बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। म से महालवारी, म से मैकेंजी, तो ये आप नाम ध्यान में रख सकते हैं। बंगाल की बात हो रही है। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, तो भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी की व्यवस्था स्थापित की। लगभग इसमें 30% भूभाग इसमें शामिल था। कहाँ का? मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का। महालवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व ही शामिल थे। मतलब ये म से महाल, म से मैकेंजी, म से मिक्स्ड था। ठीक है, पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि है इसमें, मतलब गलती, मिस्टेक है। यहाँ उसकी जगह पे बंगाल प्रेसिडेंसी होगा। ठीक है, तो विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी बी माना है, सी माना है। ठीक है, तो वही बात करनी है कि हॉल्ट मैकेंजी ने ही स्टार्ट किया था, बंगाल नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिश भारत था तो बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते हैं। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो मिलाया गया था इसको 1733 में। 1733 में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। उस टाइम पे तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला था बंगाल का। उसने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांट दिया। सेंट्रल डिवीज़न, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल शामिल थे। फिर ढाका डिवीज़न, जिसमें पूर्वी और दक्षिणी बंगाल थे। फिर तीसरा था बिहार और चौथा था उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 1733 में क्या होता है, बंगाल प्रांत को बिहार के साथ मिला दिया जाता है। ओके, चलिए, तो वो वहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन जो विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे कि मतलब हमारे सब जगह दोस्त रहेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ में हमें मदद मिलेगी। फिर अगर हम बात करें किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि हुई थी, तो ये 1784 में हुई थी। ठीक है, तो 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंगलुरु की संधि हुई थी और इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो चल रहा था, 4 मैसूर युद्ध हुए थे, फिर ये अंत हो जाता है द्वितीय वाला। ठीक है, तो मंगलुरु से द्वितीय वाला 1780 से 84 में ये अंत हो जाता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ में की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ में की थी। जब तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 1790 से 92 में, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि
ये 1792 में होती है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस था। नाम ध्यान में रखना है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था अंग्रेजों की ओर से? कॉर्नवालिस, जिसने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को स्टार्ट किया था। और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान के फादर कौन थे? हैदर अली। तो इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेज़ों को उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही जो युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में, इस संधि में यह शामिल था। और उसके बाद जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देता ना, तब तक उनके 2 पुत्रों को भी अंग्रेजों के कब्जे में रखा गया था। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद में टिप्पणी लिखी थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु, मतलब कि बिल्कुल मतलब जो असहाय बना दिया। पंगु मतलब होता है लंगड़ा टाइप। तो बिल्कुल असहाय बना दिया, तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो कॉर्नवालिस ने ये स्टेटमेंट दी थी, ध्यान रखना है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था शाह सुजा से प्राप्त किया था। तो पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में जब उसकी मृत्यु हो गई ना, तो उसके पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। ठीक है। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति जो सुदृढ़ करने का अवसर भी मिल गया। फिर 1800 में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह सुजा, तो शाह सुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। और इस अवसर पर शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक है। तो शाह सुजा, आपको नाम ध्यान में रखना है, शाह सुजा से मिला था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में पारित किया। बेसिकली आपको ध्यान में रख लेना है, ये जो कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया इससे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक की थी। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक की थी अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी। तो अंबाबाई का जन्म 1889 में तत्कालीन मैसूर राज्य, ये यहाँ पे हुआ था। ठीक है। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का नेतृत्व भी किया था। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, गवर्नर्स, इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।